क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। जैसे आप लोग जानने होंगे, थंबनेल से देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? मेडाइवल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो राजपूत वंशों की उत्पत्ति, इनमें दो वंशों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। छोटा सा वीडियो लेंगे, कुछ ज़्यादा समय का वीडियो नहीं रहेगा। तो मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग किसका पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे हम लोग चौहान वंश, और चौहान वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उससे पहले पढ़ लेंगे पहले तोमर वंश। ठीक है, राजपूत वंशों में ये दोनों वंश काफी ज्यादा प्रमुख अहम भूमिका लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग तोमर वंश और चौहान वंश का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलिए तोमर वंश हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से कहीं ना कहीं प्रश्न आपके उठे हैं सीटेट में। ठीक है ना, तो सीटेट का ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, तोमर वंश, तोमर वंश के जो एक सबसे प्रसिद्ध शासक थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 11वीं सदी के मध्य में, ठीक है, 11वीं सदी के मध्य में क्या किए थे तो यह दिल्ली नगर की स्थापना किए थे। कौन किए थे तो याद रखिएगा कि तोमर वंश के एक जो शासक थे, महत्वपूर्ण शासक, सबसे शक्तिशाली शासक में भी उनका गिनती होता है, तो उन्होंने 11वीं शताब्दी में दिल्ली नगर का स्थापना। अब वो कौन से शासक थे तो याद रखिएगा आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल जो थे ये किसका स्थापना किए हुए थे तो ये दिल्ली नगर का स्थापना किए थे। ठीक है, कब किए थे? 11वीं सदी के मध्य में किस नगर का स्थापना किए? दिल्ली नगर का स्थापना किया था। कौन? आनंदपाल ने। एक चीज याद रखिएगा कि राजपूत वंश के तो बात ही छोड़िए, सबसे ये पहला वंश हुआ जिन्होंने दिल्ली को क्या किया था तो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला अगर सबसे पहला वंश की बात किया जाए तो वह था आपका तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश था। तो तोमर वंश का जो कार्य था ये बड़ी मतलब सरलता से, आसानी से चल रहा था, और इनके जो भी शासक हुए एक प्रसिद्ध कुशल शासक हुए थे। ठीक है ना, तो ये लोग आसानी से अपना साम्राज्य को चला रहे थे। उसी क्रम में होता क्या है कि दिल्ली के जस्ट बगल में कौन सा जगह है तो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में एक वंश का, राजस्थान और गुजरात के आसपास में एक वंश का जो वंश उस समय चल रहा था उसका नाम था चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। तो याद रखिएगा कि जो आपका 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली का जो स्थापना किए थे आनंदपाल, इसी वंश के एक शासक होते हैं जिनका नाम था क्या चीज? राजा जयसिंह। याद रखिएगा, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह का एक व्यक्ति दरबारी कवि था, दरबारी कवि का जिनका क्या नाम था? कलहन। कलहन किनका दरबारी कवि था तो राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जो थे ये आपके तोमर वंश के सबसे अंतिम शासक होते हैं। किस वंश के? तोमर वंश का सबसे अंतिम शासक कौन होता है तो राजा जयसिंह होते हैं। राजा जयसिंह का राजकवि कौन होता है? कलहन होता है। कलहन जो था एक पुस्तक का रचना किया जिसका क्या नाम था तो उसका नाम था आपका राजत रंगिनी। क्या नाम था? राजत रंगिनी नाम था। क्या नाम था? राजत रंगिनी। एक इनके पुस्तक का नाम था तो ये कलहन के पुस्तक का नाम था। तो ये देखिएगा ये सबसे बृहत महाकाव्य कहा गया है, उस समय का ये सबसे ज्यादा बृहत महाकाव्य था। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था राजत रंगिनी को तो याद रखिएगा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किसको लिखा गया था तो राजत रंगिनी को लिखा गया था। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब कब लिखा गया तो 12वीं सदी में ये लिखा पुस्तक का रचना किया गया था। किसका रचना किया गया था तो राजत रंगिनी का। कौन किया था? कलहन ने किया था। कब किया था तो 12वीं सदी में किया था। ठीक है, तो कलहन किसका राजकवि था तो राजा जयसिंह का राजकवि था। राजा जयसिंह किस वंश के अंतिम शासक थे तो राजा जयसिंह जो थे तोमर वंश के अंतिम शासक थे। अच्छा, दिल्ली नगर को सबसे पूछेगा कि दिल्ली जो जगह था दिल्ली नगर, इसका सबसे पहले स्थापना कौन से वंश ने किया था तो याद रखिएगा तोमर वंश ने किया था। अगर पूछेगा तोमर वंश के कौन से शासक ने किया था तो तोमर वंश के कौन से शासक हो जाएंगे? आनंदपाल हो जाएंगे। ठीक है, आनंदपाल ने किसका स्थापना किया था? दिल्ली का स्थापना किया था। पूछेगा कौन सा साम्राज्य था जो सबसे पहले दिल्ली को अपना राजधानी बनाया तो भी आपका आंसर क्या जाएगा तो क्या कौन सा वंश जाएगा तो तोमर वंश। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा कि तोमर वंश के जो अंतिम शासक होते हैं राजा जयसिंह, 1165 में इनको क्या किया जाता है, इनकी मतलब इनको मार दिया जाता है इस वंश पर आक्रमण कर। कौन आक्रमण करता है तो हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हुए थे कि आपका जो दिल्ली था उसके करीब में कौन सा राज्य पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में एक वंश शासन करता था जिसका नाम था चौहान वंश। तो चौहान वंश का यहाँ पर आक्रमण कर देता है राजा जयसिंह पे, और राजा जयसिंह के जो आपका तोमर वंश था, तोमर वंश पर क्या करता है? अपना अधिकार कर लेता है, मतलब ये वंश पर अधिकार कर लेता है क्योंकि इनको हरा देता है। कौन? तो आपका चौहान वंश वालों ने।
चौहान वंश हराकर दिल्ली को अपने अधीन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तब चौहानों का स्थापना कौन करता है उस टाइम में, तो चौहान का स्थापना करते हैं वासुदेव। कौन करता है, वासुदेव करते हैं। कब ये करते हैं, तो 1165 में। देखिएगा, याद रखिएगा कि राजा जयसिंह किस वंश का अंतिम राजा थे, तो ये तोमर वंश का। इनको कौन पराजित किया था, तो चौहान चौहानों ने किया था। चौहान वंश का साम्राज्य कहाँ था, शासन कहाँ था, तो राजस्थान के अजमेर के इलाकों में था। अच्छा, उसके बाद इसका स्थापना कौन करता है, वासुदेव। 1165 ईस्वी में इस वंश का स्थापना। अब इनकी कितनी राजधानियां थी, तो इनकी राजधानियां आपकी 2 थी। पहला था अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र जिसको नागौर भी कहा जाता है, और दूसरा कहाँ था, अजमेर। इनकी कितनी राजधानियां, 2 राजधानियां। देखिएगा, इस वंश में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 33-34 शासक ने शासन किया था इस वंश में। लेकिन 33-34 शासक में हुआ क्या कि कोई भी शासक 20 साल 30 साल से ज्यादा शासन नहीं किया था, ठीक है। तो इसके जो भी शासक थे वो बहुत कम दिनों तक शासन किए थे। एक ही 1-2 शासक थे जो 20-30 साल शासन किए थे, नहीं तो सब 10 साल 5 साल 15 साल 17 साल ऐसे ही शासन किए थे। इसमें बहुत सारे शासक हुए, लेकिन इसमें बहुत सारे कुशल शासक हुए। कुशल कहने का मतलब हर चीज में ये मतलब परफेक्ट योद्धा हुए। किस वंश में, तो चौहान वंश में ये लोग शासन किए हुए थे। जो भी इसके शासक हुए प्रसिद्ध मतलब कुशल एक योद्धा हुए, और अपने साम्राज्य को क्या किया इन लोगों ने, विस्तार करने का काम किया था। क्या करने का काम किया था, तो विस्तार करने का। अब देखिएगा, ये लोग जो थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार करने के लिए ये लोग गुजरात के चालुक्यों से टक्कर लिए थे। कहाँ के चालुक्यों से, तो गुजरात के चालुक्यों से इन्होंने टक्कर लिया था। किससे, तो गुजरात के चालुक्य वंशों से, ठीक है। चालुक्य जो वंश था, चालुक्य वंश का एक शाखा था गुजरात में, ठीक है ना। चालुक्य वंश का तमाम सारे शाखा था। तो चालुक्य जो वंश था इनकी क्या थी, एक शाखा था। कहाँ पे, तो गुजरात में। और ये अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो पश्चिम उत्तर के गढ़वाल लोग थे उन लोगों से भी इन लोगों ने टक्कर लिया था। कौन, तो चौहान वंश के लोगों ने, ठीक है ना। चौहान वंशों ने टक्कर लिया हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, चौहान वंश का अगर सबसे प्रतापी सबसे शक्तिशाली शासक का बात किया जाए तो चौहान वंश के जो सबसे प्रतापी शासक होते हैं जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये लगभग मेरे आइडिया से ये शायद 32वें शासक थे, ठीक है ना। किस वंश के, तो चौहान वंश के ये 32वें शासक हुए। कौन, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनसे पहले 32 शासकों ने अपना शासन कर चुका था इस वंश पे, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिएगा, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन चल रहा था। उसी समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण कहां पर हो रहा है, भारत पर होता है, ठीक है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण कहां पे होता है, भारत पर। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच एक युद्ध होता है। कब होता है, तो 1191 ईस्वी में। इस युद्ध का क्या नाम दिया गया, तो इस युद्ध का नाम दिया गया तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध इसका नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था 1191 में, इसका नाम दिया गया पृथ्वीराज तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिएगा, इस युद्ध में आपका ये पृथ्वीराज चौहान जो थे इनकी विजयी हो गई, ठीक है। कौन विजयी हुआ था इसमें, तो पृथ्वीराज चौहान। अब ये विजयी होने के बाद इन्होंने अपने क्या किया कि अपने सेना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया, अपने रणनीति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। लेकिन मोहम्मद गोरी जो था ये हारने के बाद जो भी उनमें कमियां थी सारे कमियों को फिर से सुधार कर फिर अगले ही वर्ष 1191 में तो आक्रमण किया था जिसमें कि वो पराजित हुआ था। फिर पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में एक दूसरा युद्ध मतलब छिड़ जाता है, जो कब होता है, तो यह होता है 1192 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या कहा गया, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हो रहा है, तो 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है ना। इस युद्ध में पृथ्वीराज, हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे प्रथम युद्ध में मतलब विजयी हुए थे, और वे अपने रणतंत्र में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए, अपनी सेना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए, या अपनी युद्ध नीति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अगले ही साल आपके 1192 में मोहम्मद गोरी जब आक्रमण किया उस समय क्या हुआ कि उनकी सेना में किसी प्रकार का बदलाव नहीं था, पुराने ही रणतंत्र से वो चले गए युद्ध करने।
जैसे कि हम आपको बताएं, मोहम्मद गोरी जो था ये अपने सारी रणनीतियां को चेंज कर लिया था, जिसके कारण वो 1192 में मोहम्मद गोरी किनको पराजित कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को। अब देखिएगा, अब जितना जो पृथ्वीराज चौहान का चौहान वंश का इलाका था, सब पर कब्जा किसका हो जाता है, तो सब पर कब्जा आपका जो हो जाता है वो हो जाता है मोहम्मद गोरी का हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का किस युद्ध के दौरान, किस युद्ध के बाद, तो तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद। उसके बाद में देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उस समय जो दिल्ली था ये काफी ज्यादा संपन्न नगर बन गया था। कौन, दिल्ली जो था चौहान के टाइम में ही काफी ज्यादा संपन्न नगर बन गया था। साथ ही साथ अगर कह दिया जाए वाणिज्य और व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली कब बना, तो याद रखिएगा वो बना हुआ था तोमर और चौहान के टाइम में। तोमर और चौहान के टाइम में दिल्ली जो था वाणिज्य और व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ठीक है ना। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि तो देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के जो थे वो कब ढाले गए थे, तो याद रखिएगा ये चौहानों के समय ही ढाले गए थे देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के। वाणिज्य और व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली कब बना हुआ था, तो चौहान और तोमर के टाइम में बना हुआ था। हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि तोमर वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना किया था, तो याद रखिएगा वो आनंद पाल किए हुए थे। कब किए थे, तो 11वीं शताब्दी के मध्य में किए हुए थे। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाएगा कि तोमर वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो याद रखिएगा तोमर वंश का जो अंतिम शासक होते हैं राजा जयसिंह होते हैं, जिनका राजकवि कौन होता है, कलहन, जिसके पुस्तक का क्या नाम होता है, तो वो होता है राजतरंगिणी, जिसको जो किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत का बृहत महाकाव्य माना जाता है। एक चीज हम आपको नहीं बताए हैं कि जो राजतरंगिणी था ना, उसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया था। उसके बाद 1165 में उनको परास्त कर और चौहानों ने क्या कर लिया, अपना स्थापना कर लिया था, किस वंश का, चौहान वंश का। ठीक है, उनके साम्राज्य पे वो कब्जा कर लिया था। उसके बाद में हुआ क्या कि 1165 में आपका चौहान वंश का स्थापना कौन किया, तो वासुदेव ने किया था। उनकी कितनी राजधानियां, 2 राजधानियां। पहला तो वही छत्र जो नागौर को बोला जाता है, फिर उसके बाद दूसरी कहाँ, तो वो आपका अजमेर। ठीक है ना, अजमेर। उसके बाद हम बताए हैं कि देहलीवाल कहे जाने वाले जो सिक्के थे वो कब ढाले गए थे, तो वो ढाले गए थे चौहानों के टाइम में ही। चौहान वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ कौन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका मोहम्मद गोरी के साथ कितना युद्ध हुआ, तो इसके साथ में इसके कुल 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसका क्या नाम था, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, किसके किसके बीच, तो फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसका क्या नाम दिया गया, तो तराइन का द्वितीय युद्ध नाम दिया गया, जिसमें मोहम्मद गोरी की क्या हो गया था, विजयी हो गया था। इसके बाद में यहीं से राजपूत वंशों की समाप्ति माना जाता है। इसके बाद में आप पढ़िएगा तो थोड़े मोड़े शासन चला, उसके बाद में आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का स्थापना हो गया था। तो कहीं ना कहीं इससे हम जब दिल्ली सल्तनत का आगे वीडियो लाएंगे उसमें ये चीज बताएंगे कि मोहम्मद गोरी का उसमें बहुत बड़ा जिक्र आएगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल था दिल्ली सल्तनत में इनका। अब कैसे रोल था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्टली रोल था इनका, डायरेक्टली कोई रोल नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।